बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। और प्रिंस एजुहब सीकर द्वारा जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसके द्वारा आपको कॉलेज के साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी का मौका मिलता है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो होने वाला है वो टॉपिक है साइंटिस्ट फाइंड माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन ब्लड। और इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम एक चीज और देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वे टॉपिक किस प्रकार से बदल रहे हैं, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से चेंज होता जा रहा है, कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट हैं। उनको देखते हुए ही और समझते हुए ही हमें आगे के अध्ययन की तैयारी करनी होती है। तो आइए बिना देरी के समझते हैं कि ये जो टॉपिक एक करंट का टॉपिक है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्यों इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और फिर इसके अपने सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी हाल ही में डच वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रयोग किया गया 22 लोगों पे, जहां ये पता चला कि उनका जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, उसमें माइक्रोप्लास्टिक है। तो जरा देखते हैं कि प्लास्टिक पार्टिकल पॉल्यूशन इन ह्यूमन ब्लड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक पार्टिकल्स आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब हर जगह, सर्वव्यापी। चूंकि आपको पता है प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इजिली इसको डिग्रेड करना आसान नहीं है, तो ये फिर हर जगह मौजूद रहती है और काफी समय तक एनवायरनमेंट में मौजूद रहती है और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी फैलाती है। तो एक सर्वव्यापी पॉल्यूटेंट है इन द लिविंग एनवायरनमेंट, जो कि हमारा एनवायरनमेंट इस समय है, यानी जो हमारा पर्यावरण हमारे सामने है, उसमें एक प्रमुख समस्या, एक प्रमुख पॉल्यूटेंट यह प्लास्टिक भी है। और फूड चेन, बट नो स्टडी टू डेट हैज रिपोर्टेड ऑन द इंटरनल एक्सपोजर ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स इन ह्यूमन ब्लड। अभी तक टिल डेट तक ऐसी कोई स्टडी है नहीं, ऐसा कोई अध्ययन नहीं हमारे पास मौजूद है जिससे हम ये बता पाए कि अभी जो प्लास्टिक है वह ह्यूमन ब्लड में मौजूद है। आप समझ पाए इस चीज को, अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे ये पता चले कि प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में मौजूद है। पर हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक की और फिर समझेंगे कि किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। जिन चीजों का कभी कभी इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं खाने या पीने में, वह किस प्रकार से हमें नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं, तो देख पाएंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक is a term for plastic particles for which no universally established definition exists। आप समझ पाए कि माइक्रोप्लास्टिक जो टर्म है, अभी तक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है इस टर्म की। मतलब कोई भी प्लास्टिक पार्टिकल फॉर विच नो यूनिवर्सली एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन एग्जिस्ट, जो ये टर्म है ना, ठीक। तो प्लास्टिक पार्टिकल, इस प्लास्टिक पार्टिकल के लिए अभी भी कोई भी डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर परिभाषा हम दे देंगे इसको, क्योंकि अभी इन पे खोज जारी है, रिसर्च जारी है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि किस प्रकार के पार्टिकल हैं, किस प्रकार से ह्यूमन ब्लड में आ रहे हैं, इस पर भी हमारा चिंतन अभी जारी है। तो देखिए, द टाइनी पीसेस ऑफ मोस्टली इनविजिबल प्लास्टिक, ना दिखाई देने वाली प्लास्टिक है, have already been found almost everywhere else on earth। ठीक, लगभग ना दिखाई देने वाली प्लास्टिक जो है ये हर जगह पाई जाती है, else on earth। ठीक, from the deepest ocean to the highest mountain as well as in the air, soil and food chain, हर जगह ये पाई जा रही। डीपेस्ट ओशन हो, समुद्र हो, पर्वत हो, फूड चेन हो, हर जगह ये प्लास्टिक पाई जा रही है। और एक डच स्टडी पब्लिश हुई, कहां पब्लिश हुई, तो ये देखिए द इन्वायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई। ठीक, जिसमें क्या किया गया, 22 लोगों के ब्लड सैंपल को एनालाइज किया गया, जिसमें से 80% के ब्लड में क्या पाई गई, वह प्लास्टिक पाई गई। यह ध्यान रखने वाली बात है, वहां पर 80% लोगों के ब्लड में क्या पाया गया, वह प्लास्टिक पाया गया। ठीक, आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, यानी साइंटिफिक हिस्ट्री की, प्लास्टिक कैसे बनी और क्या था। तो गौरतलब है कि 1907 में पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट का उत्पादन शुरू किया गया। इन लेट 1907 सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट विल बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत थी, जो द स्टार्ट ऑफ द एरा ऑफ द प्लास्टिक। ठीक, देखा जाए तो 1950 से लेकर अब तक 830 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक उत्पादित हम कर चुके हैं। 1950 से लेकर अभी तक 830 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक हम उत्पादित कर चुके हैं।
जो 2025 तक 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना प्लास्टिक हम 2025 तक उत्पादित कर देंगे। अब आप समझो, एक तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की समस्या है, फिर प्लास्टिक 2 गुना हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यह समस्या भी हमारे पास है। ठीक, तो इसको हम समझ पाए कि 2025 तक 2 गुना होने का अनुमान। और 2015 में प्लास्टिक का वार्षिक उत्पादन 35 करोड़ टन था, जो कि 1950 के मुकाबले 200 गुना ज्यादा है। 1950 के मुकाबले ये 200 टाइम्स है। ठीक, 2015 में जो 35 करोड़ टन उत्पादन है, ये 1950 के मुकाबले 200 गुना ज्यादा है। चूंकि प्लास्टिक को टूटने और नष्ट होने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगता है, मैंने कहा ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, डिग्रेड नहीं होती इतनी आसानी से, इसलिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक वातावरण में भी क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। तो एक तो समस्या पॉल्यूटेंट्स की, और दूसरा अब ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक मिलने लगी है स्टडी की मदद से। ठीक है, हमने ये जाना। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि माइक्रोप्लास्टिक के कण पहली बात तो भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि किस प्रकार से चीजें प्रभावित करती हैं। तो जब आप कोई भी फूड आइटम खरीदते हैं, इसको थोड़ा जोड़ के कोरिलेशन करेंगे तो समझ पाएंगे। ऐसे कोड लिखे रहते हैं जिनको आप नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये कोड फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर केमिकल को दिखा रहे होते हैं उस फूड में, या ऐसे करके लिखा हो। ठीक, तो आप समझ पाए कि ये जो 330 है, ये सिट्रिक एसिड को दिखा रहा होता है। ठीक है, मतलब ये बता रहा होता है कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम में सिट्रिक एसिड मौजूद है। और समस्या यह भी है कि जब हम कोई भी उत्पादन या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से बना हुआ फूड आइटम हो या पॉलीमर प्लेट हो यूज करते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं होती, जिस कारण हमें क्या होता है, उसके हानिकारक जो प्रभाव हैं वह भी हमें झेलने पड़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो फिर ये हमारा सोडियम बेंजोएट को डिनोट करता है। जरा समझ पाए इन चीजों को, यदि आप बहुत ही एक अध्ययन के स्तर से, तो ये सिर्फ कोड है। अब ये सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव होता है। अगर ये प्रिजर्वेटिव है तो ये भोजन को प्रिजर्व करेगा, एक तरीके का पॉइजन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, आप ऐसे समझ लें। अगर ये भोजन को प्रिजर्व कर रहा है और ये पॉइजन है, तो ये शरीर पर भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव असर डालेगा। और अगर सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड यह दोनों साथ में मौजूद होते हैं, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो एक पदार्थ बनता है, और उस पदार्थ को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड जो होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, यानी ये कैंसर कॉज करता है। अब आप समझ पाए चीजों को कि जिन भी फूड आइटम्स में ये दोनों चीजें इकट्ठी मौजूद होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये साथ में मिलकर कार्सिनोजन बना रही होती हैं, और वो फिर हमको, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक, और कई देशों में इस तरीके का ये दोनों का मिक्सचर जो है वो बैन है। भारत में क्या है तो आप खुद देखिएगा इस चीज को, ठीक है, और समझ पाए। तो मैं बताने का रीजन ये था कि आजकल हम पॉलीमर प्लेट्स, फूड प्लेट्स का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, जो कि सिंथेटिक प्लेट्स होती हैं। फूड हॉट होता है, हॉट सर्व होता है, और जब हॉट सर्व होता है तो इसके भी जो पार्टिकल होते हैं वो एक तरीके से हमारे शरीर में ही जाते हैं फूड के थ्रू। इसलिए इस तरीके के जो चीज हैं, जो पॉलीमर्स हैं, उनसे बने जो पदार्थ हैं, उनका यूज हम कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, शरीर, हालांकि अपना शरीर का भी एक क्षमता होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है, एक समय तक वो उसको रोकने का प्रयास जरूर करेगा। तो यहां देख पाए कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वह एक तो भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकती है, साथ ही क्या कर सकती है, शिशुओं के इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकती है। इससे क्या नुकसान होगा, तो इससे नुकसान ये होगा कि यदि शिशु का इम्यून सिस्टम खराब होगा, तो आप एक बात बताओ, उसकी जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा अर्थात जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और अगर शिशुओं में ये होने लगा तो मानव जीवन क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। एक तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, दूसरी समस्या जीवन प्रत्याशा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डाल रहा है। तो जिससे क्या होगा, भविष्य में उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। तो अब मान लीजिए कोविड-19 का दौर और माइक्रोप्लास्टिक अलग से इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, तो क्या हमारा शरीर उस कोविड-19 से लड़ने में सक्षम होगा? तो फिर यहां पर हमें सोच विचार की आवश्यकता। इसी तरह फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि शरीर में पहुंचकर माइक्रोप्लास्टिक क्या करता है, कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। और यदि कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को यह प्रभावित कर देता है, तो फिर क्या होता है, अन्य माध्यमों से यह शरीर में भी पहुंच जाता है।
आप समझ पाए कि यदि एक बार भी यह शरीर में पहुंच गया तो बहुत ही जल्दी फेफड़ों की कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म के विकास पर यह असर डाल सकता है और उसकी रफ्तार को क्या कर सकता है, धीमा कर सकता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, यह कोशिकाओं के आकार को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर यानी सेलुलर लेवल पे जाकर भी शरीर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक तरीके से यहां पर यह खतरे की घंटी है। अब समरी को देख लेते हैं, द फोर्थ विथ। इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग बढ़ रहा है वह पर्यावरण के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। देखिए, पर्यावरण की समस्या तो है ही, मानवीय अस्तित्व के लिए भी यह समस्या पैदा कर सकती है। अभी तक तो ये सिर्फ पर्यावरण, और पर्यावरण को हम बचाने के लिए कई तरीके के समिट्स और सारे देश मिलकर प्रयास तो करते ही रहते हैं, पर यहां पर अब तो मानव के लिए समस्या है, क्योंकि यह प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में पहुंच रही है, जो कि एक नुकसान वाली बात है। ऊपर से जिस तरह से शरीर में इसके मिलने के नए सबूत सामने आ रहे हैं वो बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, और इसके नियमन के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही चाहिए। पता करना चाहिए इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके धर्म क्या हैं। उसके बाद कुछ भी कर इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए, संपूर्ण मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। चूंकि ये नया टॉपिक है माइक्रोप्लास्टिक का, इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है। मेंस में भी आ सकता है और प्री में तो पूछा जा ही सकता है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। सिंपल स्टेटमेंट देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 1907 में सिंथेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट का उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, वह पहला प्लास्टिक था, और आपने इस सारे फैक्ट्स को देखा। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक था, आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, प्रिंस एजुहब सीकर के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारा कैंपस विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को चेक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था करंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।